अस्सलाम वालेकुम जी। शफीक अवान, खालिद क़याम और सलमान आबिद के साथ मैं हूँ साराना और प्रोग्राम ख़बर की खबर में आपको खुशामदीद कहता हूँ। और हम ये दुआ करते हैं कि ये दिन आपके लिए खैर और बरकत का बायस बने और पाकिस्तान के लिए अच्छी खबरें लाए। अखबारात ने किस तरह देखा है अहम खबरों को, किस तरह उन्होंने अपनी सुर्खियों में उन्हें किस अंदाज में जगह दी, एक नज़र डालते हैं। आइंदा इंतखाबात ईवीएम से कराने से मुतालिक वफाकी काबीना का दो टोक ऐलान। बिलावल भुट्टो के नून लीग पर वार और राना शमीम का बयान हल्फी से ला ताल्लुकी का ऐलान आज के तमाम कौमी अखबारात में नुमाया तौर पर छाया है। वफाकी काबीना के फैसले से मुतालिक रोजनामा जंग की सुर्खी के अल्फाज हैं। वफाकी काबीना इलेक्शन कमीशन के फंड ईवीएम के इस्तेमाल से मशरूत। रोजनामा नवाए वक्त ने भी इसी खबर को अहमियत दी। 3 माह अहम, कोई वजीर बैरून मुल्क ना जाए। वजीर आजम वोटिंग मशीन पर इंतखाबात वरना इलेक्शन कमीशन के फंड्स रोक दिए जाएंगे। वफाकी काबीना। रोजनामा एक्सप्रेस ने बिलावल की नून लीग पर तनकीद को सुर्खी के तौर पर लिया। साजिशें करें या टेप निकालें, अवामी ताकत से हमारी हुकूमत आएगी। बिलावल भुट्टो। बिलावल की ही तनकीद को रोजनामा दुनिया ने इस अंदाज से पेश किया। फोन पर कहते थे बेनजीर को सजा दो, अब इनकी अपनी टेप्स आ रही हैं। बिलावल भुट्टो। रोजनामा पाकिस्तान ने राना शमीम केस को हाईलाइट किया है। अल्फाज हैं, राना शमीम का बयान हल्फी तस्लीम करने से इनकार। असल बयान हल्फी पेश किया जाए, मुख्तलिफ हुआ तो अखबार पर बड़ा सवालिया निशान लग सकता है। अदालत। इंग्लिश अखबार एक्सप्रेस ट्रिब्यून की लीड स्टोरी है, ईसीपी फंडिंग लिंक्ड टू यूज ऑफ वोटिंग मशीन्स। द न्यूज की मेन स्टोरी के अल्फाज हैं, नो ईवीएम्स नो फंड्स फॉर पोल्स। फवाद। द नेशन की टॉप स्टोरी है, former judge appears in court, says his sealed affidavit leaked from London locker. डेली टाइम्स ने वफाकी वज़ीर इत्तलात और नशरियात चौधरी फवाद हुसैन के बयान को फ्रंट पेज पर कवरेज दी। ईसीपी बाउंड टू होल्ड ऑल इलेक्शंस बाय पोल्स थ्रू ईवीएम्स। फवाद। डॉन अखबार की हेडलाइन स्टोरी है, कैबिनेट रिजेक्ट्स ऑडिट रिपोर्ट ऑन कोविड-19 स्पेंडिंग। एक नज़र डालते हैं जी रनडाउन पे। साबिक चीफ जस्टिस बीजी बयान हल्फी से मुकर गए, नताइज क्या होंगे? टेप स्कैंडल पर बिलावल भुट्टो की नून लीग की क़यादत पर तनकीद। मौलाना फजलुर रहमान की सख्त शराइत, क्या पीडीएम कायम रह सकेगी? ईवीएम मामला हुकूमत और इलेक्शन कमीशन आमने सामने। आज के प्रोग्राम में दी न्यूज़ में मोहम्मद सरवर खान साहब का कालम इलेक्टोरल रिफॉर्म्स और रोजनामा जंग का इदारिया ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का मुआशी हिस्सा शामिल है। टॉप ट्रेंड में PSL 2022 पे भी बात होगी। अस्सलाम वालेकुम जनाब। वालेकुम अस्सलाम जनाब। ये बाज़-औक़ात साफ़ियों का जो छक्का है वो गले भी पड़ जाता है और बाज़-औक़ात उसे हीरो भी बना देता है। अंसार अब्बासी साहब की खबर मुझे लगता है कि जंग ग्रुप के लिए एक जिसे कहते हैं बहुत बड़ा चैलेंज बनने जा रही है, क्योंकि जो कल की अदालत की टून थी उससे तो ये लग रहा था कि अगर ये बयान हल्फी के हवाले से कोई चीज़ भी थोड़ी सी आगे पीछे हुई तो फिर अखबार की जो क्रेडिबिलिटी है उसके ऊपर भी सवाल उठेगा। शफीक साहब, आप एक अरसा रिपोर्टिंग करते रहे और कल की जो ये राना शमीम साहब का बयान हल्फी है, उन्होंने कहा जी ये तो अभी मैंने लॉक में है और ये मैंने खोला ही नहीं, तो ये कैसे हो गया मुझे नहीं पता। तो उसके ऊपर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो जज हैं तरमिनल्ला साहब, उन्होंने कहा कि असल बयान हल्फी पेश किया जाए, मुख्तलिफ हुआ तो अखबार पर बड़ा सवालिया निशान लग सकता है। थैंक यू नर साहब। असल में ना ये बैक फायर हुआ है, पंजाबी कहते हैं ना फोका फायर हो गया PMLN से। फवाद साहब ने बिल्कुल ठीक कहा कि ये लीक करने के पीछे नवाज शरीफ साहब हैं। उन्होंने कहा था इस तरह की लीक करके इदारों पे अदालत में प्रेशर डालेंगी, हमें रिलीफ दें, लेकिन ये उलट पड़ गया। आपने बासित साहब का नाम लिया है, तो सलमान साहब जैसे प्रोग्राम से पहले बता रहे थे कि वहाँ खबरें किस तरह छपती हैं। आप तो खुद एडिटर हैं, लेकिन वहाँ ये होता है कि भाई अपना आप कोई खबर आ गई आपके नाम दे दो, उनके नाम दे दो, मेरे थोड़ा उसमें करते हैं आगे पीछे अपने फिक्रबाजी करते हैं, लेकिन होता ये है कि वो एजेंडा साबित करते हैं। जब एजेंडा साबित होगी तो फिर उसका यही रिजल्ट आएंगे। अब अगर देखें, अगर ये कोई इंग्लैंड या कोई और मुल्क होता या हमारे मुल्क में कोई डेफेमेशन लॉ होते, कोई ऐसी चीज़ होती, तो ये अपना अब्बासी साहब को भी मसला बन जाता है और अखबार का डिक्लेरेशन भी कैंसिल हो सकता था। अब इंग्लैंड में 150 साल पुराना अखबार एक गलत खबर पे उसका डिक्लेरेशन कैंसिल हो सकता है, तो ये क्या भेजते हैं। और बिल्कुल देखें, जब साफ़ी जब जो ना अपने नाम रूटीन से हट के वो सिर्फ अपना वाह करने के लिए, खुश होने के लिए क्या जी मैं ये खबर दे दूँ और उलट पड़ जाएगी। राना का सब कहते हैं मैंने तो किसी खबर दी नहीं,
ठीक है, बासी साहब ने बमान के दौल कहा कोर्ट में कि मेरी उनसे बात हुई, उनको पूरी खबर पड़े, उन्होंने उनका रेफरेंस दिया, उन्होंने कहा ये लॉकर में था। कौन बेवकूफ़ मानेगा एक चीज़ लॉकर में और वो अपना आप कहते हैं नहीं जी वो मैंने किसी को दी नहीं खबर, वो आपको बंदा कोर्ट कर रहा है और 3 दिन 1 हफ्ता हो गया आपने उसको कोई तरदीद नहीं की। आज जब अदालत ने बुलाया तो आपने कहा मैं तो ये अपना मैंने तो ये मेरा वो एफिडेविट ही नहीं है। अब मुझे जो लग रहा है एक नया एफिडेविट आ जाएगा कि मेरा असल एफिडेविट ये है, वो लंदन में है, ये मैंने मंगवाया, या खुद जाना पड़ेगा उनको। और ये जो इसमें ये जो बासी साहब ने जो अपना पंजाबी कहते हैं ना कहते पंजाबी लुच तले है, यानी उन्होंने जो ये लुच तला है ना, ये लुच उनके गले पड़ जाएगा। बिल्कुल आपने ठीक कहा कि साफ़ी जब एजेंडा साफत पे आए थे और वो अपनी वाह कराने के लिए खबर को ना ट्रस्ट करते हैं, ट्रस्ट के ये तो खबर ही गलत उन्होंने दे दी ना। बिल्कुल सही है। सब उनका तकिया इसमें था कि राना शमीम ने ये कहा है, राना साहब कहते मैं किया ही नहीं। अब अखबार के लिए बस्सा बन जाएगा। अगर यहाँ पे वही कानून होते जिसके लिए अपना फवाद चौधरी साहब भी कोशिश कर रहे थे कि मीडिया डेवलपमेंट के जो लॉ था अगर वो आया था, इनके लिए मसला बन जाए। इसलिए ये मीडिया मालकान जो है ना, ये कुछ सही कानून नहीं होने देते को इनको स्नैप कर सके इनकी गलत खबरों पे। बिल्कुल ठीक। हम आज़ादी सहाफ़त के खिलाफ नहीं हैं, आज़ादी सहाफ़त होनी चाहिए, लेकिन जब आप गलत खबर देंगे तो उसका उनको नतीजा भुगतना चाहिए। सलमान साहब, अदालत का ये कहना था कि सियासी बयानी के लिए अदालत को इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, तो पिछले कुछ दिनों से इस तरह की चीज़ें देखने में आ रही हैं कि अदालत को, अदलिया को प्रेशराइज करने के लिए मुख्तलिफ हथकंडे इस्तेमाल किए जा रहे हैं। लेकिन ये अदालत का मामला है, यहाँ पे खाली दावों से और जालसाजी से तो काम नहीं चल सकता। पहला सवाल तो ये है कि एक चीज़ जो लॉकर में थी वो यहाँ तक कैसे पहुँच गई और किसकी मदद से पहुँची, किसने ये सारा गेम प्लान तैयार किया, क्योंकि बकौल उनके उन्होंने तो नहीं भेजा एक चीज़। और बड़ी दिलचस्प बात ये हुई जो मुझे बड़ी हैरान लगी कि उन्होंने कहा मैंने तो जो अखबार में छपा अभी तक पढ़ा ही नहीं है। यानी इससे ज्यादा मासूमाना बात कि पिछले चंद दिनों से पूरे मीडिया में वो बात चल रही है, उनका बेटा आके उसके ऊपर इंटरव्यू दे रहा है और वो कह रहे हैं कि मैं देखा नहीं। असल में मसला वो जो आपने बात की है ना, हम अदालतों को अपने हक में इस्तेमाल करना चाहते हैं। बिल्कुल ऐसा और अदालतों को अपने हक में इस्तेमाल करते हुए अगर हमें पॉलिटिकल स्पेस नहीं मिलती तो फिर हम इदारों को मुतनाज़ा बनाने के खेल का हिस्सा बन जाते हैं, या फिर हम अदालतों पे दबाव डालकर उनको मजबूर करते हैं कि अगर आपने हमारी मर्जी का फैसला दिया तो हम तो चलेंगे, अदरवाइज फिर हम आपके खिलाफ एक नया महाज खोल देंगे। अब असल बात यह है कि जो अतर मिनुल्लाह साहब इस वक्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस है, ये उनकी बड़ी भारी जिम्मेदारी आयद होती है कि वो इस पूरे मुकदमे को मंतकी अंजाम तक लेके जाएं। क्योंकि देखिए अगर यहाँ इसको लॉक ना लगाया गया ना इसार राणा साहब, फिर जैसे मरियम कहती थी ना कि तवातर के साथ वीडियोज आएंगी, ऑडियोज आएंगी, तो वो खेल फिर चलेगा। यहाँ जिस तरह से वो बैकफायर हुआ है, बेहतर है कि यहाँ पर ये चीज़ें जो है इसका कच्चा चटा जो है वो खुलना चाहिए, जिम्मेदार है। और अगर राणा शमीम साहब जो है वो कल आके एक नई स्टेटमेंट जमा करा देते हैं तो जो लोग भी इसके फिर जिम्मेदारान हैं उनको आइडेंटिफाई किया जाए, उनको सजा दी जाए। उसकी वजह क्या है? देखिए पहले ही पाकिस्तान एक बड़ी मुश्किल स्टेज के ऊपर है और हम इदारों को इस तरह से मुलायम करने की कोशिश कर रहे हैं, इदारों को इस तरह से मुतनाज़ा बना रहे हैं कि पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया में हमारी जगह सही हो। बिल्कुल। और हम ये साबित करना चाहते हैं कि हमारे इदारे जो है ना वो पपेट है, उनको जो मर्जी इस्तेमाल कर सकता है, जैसे मर्जी इस्तेमाल कर सकता है, उसके ऊपर जो मर्जी दबाव डाल दें, जिस किस्म की मराहत उनको देना चाहते हैं हम दे देंगे। तो मैं ये समझता हूं कि ये पूरा एक इशू बड़ा सेंसिटिव है, इसको महज ऑडियो और वीडियो के कॉन्टेक्स्ट से हट के जरा एक पूरे पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट में लें कि किस तरह से पाकिस्तानी पॉलिटिक्स में एक ग्रुप जो है वो इदारों को मुलायम करने के लिए क्या क्या मनफी हटकंडे इस्तेमाल करता है। तो ये चीजें सामने आएंगी तो बात चलेगी। अब ये राना शमीम साहब को देखते हैं कि अगली दफा जब वो आएंगे तो वो अपना बयान हल्फी जो है वो क्या जमा कराते हैं, और अगर वो इससे मुख्तलिफ हुआ तो एक नया टकराव जो है वो जर्नलिज्म के बारे में भी पैदा होगा और खुद उनकी अपनी क्रेडिबिलिटी के बारे में भी सवाल। वैसे खालिद साहब उनकी क्रेडिबिलिटी तो कुछ थोड़ी मशकूक हो नहीं गई कि एक बंदा कह रहा है जी मुझे तो यही नहीं पता कि क्या छपा और क्या नहीं छपा। तो आप पिछले 2 माह से क्या मतलब ना अखबार पढ़ रहे हैं ना टीवी देख रहे हैं, आप क्या कर रहे थे 2 माह से? देखिए राणा साहब, सबसे अहम सवाल जो है वो तो ये है कि राणा शमीम साहब पीछे क्यों हट रहे हैं, और उसके साथ जो है जो अंसार अब्बासी साहब हैं और उनका जो मीडिया हाउस है जिसमें वो काम करते हैं, जहां ये खबर शाया हुई है, उन पर भी सवालात उठे हैं। और सबसे बड़ा जो सवाल आजकल पैदा हुआ है वो तो मरियम नवाज साहिबा की और मुस्लिम लीग नून की लीडरशिप की जो खामोशी है उस पर उठा हुआ है कि वो
क्यों खामोश हैं, उनकी खामोशी बड़ी मानी खेज है। तो इसके साथ जो है ये दूसरा सवाल ये पैदा होता है कि ये खत जो है, ये एफिडेविट जो है, वो तो कह रहे हैं कि मेरा लॉकर में पड़ा हुआ है, तो अंसार अब्बासी साहब तक ये कैसे पहुंचा? तो यकीनन या तो ये राणा शमीम साहब ने दिया होगा, वो कह रहे हैं मैंने नहीं दिया, तो या फिर नोटरी पब्लिक वाले जो हैं वो तो कतन नहीं देंगे। तो ये यकीनन शरीफ फैमिली के ज़रिए, नवाज शरीफ साहब की फैमिली के ज़रिए, हसैन नवाज के ज़रिए ही उन तक जो है वो पहुंचा होगा। और फिर जो तहकीक करनी चाहिए थी, हम यहाँ अक्सर अंसार अब्बासी साहब की खबरों पर आज सवाल जो हैं वो उठा चुके हैं, और जिस मीडिया हाउस में वो काम करते हैं उन पर भी इस हवाले से, जेंडर जर्नलिज्म के हवाले से सवाल उठा चुके हैं। उनको चाहिए था कि खबर देने से पहले पूरी तहकीक कर लेते। असल में यह है कि पीछे इसलिए ये हट रहे हैं कि ये जो जस्टिस साकिब नसार की जो शफीक साहब ऑडियो थी, उसको उसकी सपोर्ट में जो एफिडेविट बनाया जा रहा था, बाजार ये लग रहा है। तो अब जबकि वो एक फैब्रिकेटेड जो है वो ऑडियो साबित हो चुकी है, तो इस वजह से शायद लग रहा है कि अब जस्टिस शमीम भी पीछे हट रहे हैं। राणा साहब, ये जो सलमान आबिद साहब और खालिद यूसुफ साहब ने कहा कि सारा ये फैब्रिकेटेड है, तो क्या हमारी अदलिया को एक वंस फॉर ऑल ये फैसला नहीं कर लेना चाहिए जो इस किस्म को शोशे आएँ, वो मीडिया के अगर आज़ादी पे ना हरफ आए तो ये इसको बंद कर दें और उसको उसका डिस्कस ना करें। और फिर ये देखें, अब क्या आप, दूसरा मेरा सवाल है कि आप समझते हैं कि जो उन्होंने कहा कि मेरी लॉकर में थी अपना ये बयान, तो क्या एक नया बयान तैयार हो रहा है कि इसको अंडू करने के लिए? देखें, हुआ ये है कि जो आपने शुरू में कहा ना कि मिस फायर हो गया, एक तो मिस फायर हो गया, दूसरा ये कि ये पूरा एक मैकेनिज़्म था। लंदन में बैठे हुए कुछ सहाफ़ी जो मियां नवाशी साहब के पेड हैं, उन्हीं के फ्लैट्स में रहते हैं, उन्हीं के उसमें ख़र्चा वर्चा भी होता है, उनकी ज़िंदगियां बदल गई लंदन जाके। वो यहाँ पे एक मामूली से सब एडिटर्स थे और अब वो उनके कोठी बंगले हैं। मियां नवाशी साहब ने, और वो ओथ कमिश्नर वो गोरा जो है, ठीक है, उसकी क्रेडिबिलिटी भी मशकूक हुई। अगर ये सवाल ये पैदा होता है कि अगर ये लॉकर में है तो उसने कौन सा टेस्ट करके भेजा, ठीक है ना? सवाल तो ये भी पैदा होता है ना कि अगर ये लॉकर में था तो उसने कौन सा टेस्ट करके भेजा जो अंसार अब्बासी के पास आया। अंसार अब्बासी साहब से सवाल ये पैदा होता है कि जी आपने जब ये लिया तो क्या आपने साबिक चीफ जस्टिस राना शमीम से वेरीफाई किया? आपने अगर वो वेरीफाई नहीं किया तो फिर कौन से सहाफ़ती तकाजे हैं जिनके मुताबिक आपने ये किया? और आखिरी चीज़ मैं ये अर्ज़ करता चलूँ कि ये पूरा एक नेक्सस था। मियां नवाज शरीफ साहब लंदन से बैठ के इसे डील कर रहे थे, वहाँ लंदन के कुछ सहाफ़ी उसमें इन्वॉल्व थे। ये जो ओथ कमिश्नर है वो तो बगैर पढ़े स्टैम्प कर देता है हमारे प्रोग्राम में। वहाँ से ये अंसार अब्बासी साहब के पास आया। अंसार अब्बासी साहब का जो ग्रुप है, उस ग्रुप का पहले से एक तय था एजेंडा कि हमने इसको लेके ऐसे चलना है, वो हो गया। लेकिन फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली फॉर देम कि वो बात प्रूव नहीं हो सकी, अब उनके गले पड़ गई। और ये बात सही है कि एक बार अदलिया को ये तय कर देना चाहिए कि जो ये फेक न्यूज़ हैं जिसके लिए फवाद चौधरी साहब एक अरसे से बात कर रहे हैं, इसका तदारुक कैसे होगा, उसके बगैर बात नहीं होगी। हमारे साथ मौजूद हैं चौधरी फैसल हुसैन साहब, माहिर कानून है, मैंने कहा ज़रा उनसे भी इस पर राय ली जाए। फैसल साहब अस्सलाम वालेकुम। ये राना शमीम के बयान के बाद आप समझते हैं कि वो बयानिए में कोई हवा रह गई, वो जो जुडिशरी के खिलाफ बिल्ट हो रहा था? जी हाँ, ऐसा ही लगता है कि जो ये एक साजिश तैयार की गई थी लोगों की तरफ से अदलिया पे हमले की, उसमें से जो है बहुत सारी हवा निकली है आज, और ये पता चला है कि ये मामला जो है ये सिसिलियन माफिया का जो वर्ड यूज हुआ है, ये उसकी तारीफ पे पूरे उतर रहे हैं। देखिए, इस किस्म के काम आम लोग नहीं करते हैं, इस किस्म के काम तो माफियाज करते हैं कि इस किस्म की साजिश तैयार करना, फिर कैरेक्टर भरना, फिर उसका स्क्रिप्ट करना, और फिर इदारों पे, शख्सियात पे हमला करते हुए ये भी नहीं सोचना, और अपना सिर्फ मेरा मतलब है कि हर चीज को आप तहोबाला कर दें अपने मुफादात के लिए, अपने इंटरेस्ट के लिए। ये बहुत खतरनाक सोच है। सर ये बताइए, अदालत ने यह भी कहा है कि अगर ये खबर, ये जो बयान हल्फी है, इसमें कहीं पे भी कोई थोड़ी सी गड़बड़ साबित हुई तो अखबार की क्रेडिबिलिटी पे भी सवाल उठ जाएगा। ये बड़ा अहम नुक्ता है। देखिए, ये इस मामले पे जो येलो जर्नलिज्म है जो इस मुल्क में जो पीक पे है, वो एक्सपोज हुई है, और इस पे जो अभी मजीद आने वाले दिनों में ऐसा लगता है
कि बिल्कुल जो आपने बात की है, क्योंकि आप खुद इस शोबा से बड़े अरसे से वाबस्ता है और इसकी ये बंदा किसी शोबे किसी प्रोफेशन से बहुत अरसे तक मुंसलिक रहता है, तो फिर उसकी इज्जत उसकी रिस्पेक्ट बहुत अजीज होती है। तो ये बात आपने बिल्कुल सही की कि इसमें सहाफत और सहाफत तो मैं नहीं कहूँगा, येलो जर्नलिज्म और येलो जर्नलिस्ट ये एक्सपोज हुआ। बहुत शुक्रिया चोए साहब, बात कर रहे थे हमसे और येलो जर्नलिज्म पे बात हो रही थी। अच्छा जी, एक और बड़ा दिलचस्प कल इवेंट हुआ और बिलावल भुट्टो साहब ने एक जलसे से खिताब किया और जलसे से अच्छा खिताब था सर। हाँ जी, सर और बंदे भी अच्छे थे सर। बंदे भी इकट्ठे हो मुझे लगता है कि यही बंदे अगर लाहौर आ जाएं तो मामला कुछ सेट हो सकता गए। है। हाँ जी, क्योंकि मसला ये है कि उनका वोट जो है ना वो लाहौर में है नहीं। कुछ बंदे उन्होंने NA 133 में भेजे हुए हैं। वहां से मैं कह रहा था ना कुछ जगह खाली है जलसे में थोड़ी सी, वो बंदे इधर आ गए हुए वो थोड़े से। अच्छा, उन्होंने बड़ी दिलचस्प बात की सर। दिलचस्प बात इस सेंस में की कि हम तो ये समझ रहे थे कि PDM का फिर से रिवाइवल शुरू हो रहा है, लेकिन उन्होंने कल बड़े कैटेगोरिकली दो बातें की कि जी जो मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद को चोर कहते थे, आज वो खुद सर्टिफाइड चोर साबित हुआ। और फिर उन्होंने ये कहा जी ये ऑडियो वीडियो जो साजिश है, ये क्या नाम है, हमारा हल नहीं है और ये जिनका है आज उनके गले पड़ गई है। मैं समझता हूँ कि मुझे इसमें ना एक चीज़ जुमला कह के मैं आपकी तरफ आता हूँ कि इसमें बिलावल भुट्टो की अपनी माँ के लिए जो एक मोहब्बत और तकलीफ़ है जो वो पीपल्स पार्टी किसी दौर में गुजरी थी, वो उसमें भी कहीं झलक नज़र आई कि, और वो थोड़ा सा खुश भी हैं कि आज उनकी वालदा पे जो लोग ये कहते थे आज उनके गले पड़ी हुई है ये बात। देखिए राना साहब, ठीक है उनको वालदा की जो तकलीफ होगी, लेकिन इक़्तिदार बहुत जालिम चीज़ है। वो माँ बाप बहन भाई सब भूल जाता है। आप देखें ना कि ये अगर ऐसा होता तो आज वो शहबाज शरीफ के साथ क्यों बैठे होते, आज वो नवाज शरीफ के साथ क्यों अलाई होते। ये सब ये इक़्तिदार का खेल है, इक़्तिदार के खेल में ऐसे ही होता है। अब उन्होंने ज़ाहिर है उन्होंने अपना गुस्सा निकालना था, और ये जो बिलावल की टोन चेंज हुई है ना, ये इलेक्शन के करीब और हो जाएगी। पंजाबी कहते हैं ना, याद इस्तेमाल कर सकते हो पंजाबी में? जी जी बिल्कुल, मैं आपस में सारी गल्ला मैंने पूछ के कर दो तुसी। आपस में पंजाबी कहते हैं, फिर कुत्ते कुत्ते होंगे। अब बिलावल ने शुरू किया है, फिर राजा परवेज अशरफ का भी बयान आपने पढ़ा, उनका नून लीग तो है ही वीडियो लीग है। ये इस्तारा आप भी इसमें इस्तेमाल कर चुके हैं। जी जी। तो अब देखें, ये बिलावल ने बिल्कुल ठीक कहा है कि ये जो वीडियो निकालते थे बेनज़ीर भुट्टो के बारे में, क्या कहते थे, आज वो खुद वो उनकी वीडियो लीक्स आ गई और उन्होंने बराह रास्त अटैक किया है मरियम पे और अपना बिल्कुल नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ पे। बिल्कुल। लेकिन अमली मुजाहरा करें ना, अमली मुजाहरा भी करें, उनसे अलहदा हों, पार्लियामेंट में उनके अंदर हैं और साथ हैं और जॉइंट अपोजिशन बना रहे हैं, अपना बयानियाँ क्लियर करें। ये ना कहें आधा दीते राधा पटेल, वो ना करें। क्लैरिटी लाए अपने जो भी स्टांस उनका है, जो भी सियासी स्टैंड है, क्लैरिटी लाए। हर मामले में सियासत ठीक नहीं होती। उनकी जो वालदा थी बेनज़ीर शहीद, वो बहुत अजीम खातून थी, इसमें कोई शक नहीं, सब उनका एहतराम करते हैं। लेकिन बिलावल साहब आप भी थोड़ा देखें ना, जो बेनज़ीर शहीद के जो इज्जत अफजाई करते हैं तो आप उन्हीं के साथ बैठे हुए। मेरा सवाल उनसे है कि बस करें, अब कुछ अपना की वालदा की इज्जत का ख्याल करें और अपने वालिद की जो सियासत उससे हट के ट्रू सियासत करें। अच्छा, मैंने कहा ये जो आपने बात की ना कि जी वो एक तरफ तनकीद कर रहे हैं, ऊपर से वो मिले हुए हसन मुर्तज़ा साहब हमारे साथ लाइन पे, हमें प्रोड्यूसर ने बताया। मैंने कहा ज़रा उनसे पूछे ना कि ये क्या मतलब आपके ऊपर क्या है और नीचे क्या है। हसन साहब, वो कल की तकरीर से तो ऐसा लग रहा है कि पीपल्स पार्टी अपना लाइन ऑफ एक्शन मुस्तकबिल का तय कर चुकी है। बिल्कुल तय कर चुकी है, और आज की नहीं 1 साल पहले की कर चुकी है। और हम तो बार बार कह चुके हैं कि हम ना वापस PDM का हिस्सा बनेंगे, ना हम उनके साथ कोई इत्तेहाद बनाने जा रहे हैं। पार्लियामेंट के अंदर या असेंबलीज के अंदर ऑपोजिशन का जो रोल है, वो जाहिर बात है कि गवर्नमेंट को टफ टाइम देने के लिए हमारे पास एक फोरम है जहाँ हम अपने वहाँ पे हम अपोजिशन की हैसियत से हम इकट्ठे बैठ सकते हैं। बाकी कोई इत्तेहाद या कोई हमारा अलायंस या वो कोई नहीं है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा ये बताइए, राना शमीम ने तो बयान हल्फी से लातालुकी का ऐलान कर दिया है और हमें तो ये लगता है कि जो ऑडियो वीडियो आई थी उसमें पीपल्स पार्टी मरियम की हमायत करती नज़र आ रही थी कि हाँ जी ये वो ऐसा है वैसा है। अब अचानक ये स्टांस चेंज किया आपने? नहीं, मैं अर्ज कर रहा हूँ उस पे हम मरियम के मौकफ की कब तायीद कर रहे हैं? हम मरियम के मौकफ की तो तायीद नहीं कर रहे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वीडियो नहीं खेलती जी।
ये हमारा काम नहीं है। हम वीडियोस के हम विक्टिम रहे हैं, ऑडियोज के हम विक्टिम रहे हैं। हमने तो कभी भी ये बात नहीं की कि किसी की ऑडियो ले आओ, किसी की वीडियो ले आओ। ना हमने किसी की चादर चार दीवारी पे सियासत की है, ना ही हमने वीडियोस की सियासत की है। हम आज भी कह रहे हैं कि जिनकी वीडियोस हैं, जिनकी ऑडियोज हैं, उनकी फोरेंसिक भी होनी चाहिए, उन पर तहकीकात भी होनी चाहिए, उन्हें मंतकी अंजाम तक भी पहुंचाना चाहिए। तो फिर क्या उस वीडियो की भी तहकीकात होनी चाहिए जिसमें पीपल्स पार्टी के हवाले से दिखाया जा रहा है कि वो वोटरों को पैसे दे रही है और वोट खरीद रही है? हमारे दफातर के बाहर कोई लाइनें लगी हुई उन्होंने दिखाई हैं, वहाँ पे लंगर भी तकसीम होता है। वहाँ पे हम अपने जो हमारे एजेंट्स हैं उनको भी ट्रेनिंग देते रहे हैं। उस हवाले से लाइनें भी लगती थी। किसी किस्म की कोई पैसों की लेन देन होते मैंने तो कोई वीडियो नहीं देखी। हाँ, अलबत्ता PMLN की देखी है। मैं उन दोनों वीडियोस की मजम्मत करता हूँ और मैं कहता हूँ कि उस पर तहकीकात होनी चाहिए। अगर पॉलिटिकल पार्टीज इन्वॉल्व हैं पैसे बांटने में तो उनको करार वाक़या सजा भी मिलनी चाहिए। बहुत शुक्रिया हसन मुर्तज़ा साहब। सर, ये लंगर की लाइनें, तो लंगर में वही बिरयानी और कीमे वाले नान है या मेन्यू बदला है पीपल्स पार्टी ने? आप किसी दिन हल्का N133 का दौरा जरूर करें। सलमान तो वहाँ रहता है और ये थोड़ी देर पहले बात भी कर रहा था कि वहाँ पर जो है दोनों पार्टियों के जो दफातर हैं वहाँ लंगर खाने भी खुले हुए हैं, खाने भी खिलाए जा रहे हैं और बड़ी रौनकें जो हैं वहाँ पर लग चुकी हैं और इलेक्शन जो है वो बड़ा गर्मा गर्मी का शिकार। हाँ, और दूसरा मैं आपको बताऊं कि ये जो बिलावल साहब ने जो गुफ्तगू की है कल नून लीग के हवाले से, नून लीग को जिस तरह हदफ बनाया है उन्होंने, इसका अमली मज़ारा जो है ना आप N133 में जाकर देखें कि पीपल्स पार्टी की क़यादत जो है अपने जलसों के अंदर नून लीग को किस तरह जो है वो हदफ बना रही है। और बिलावल साहब का जो इशारा है वो इशारा है जस्टिस मलिक क़यूम की तरफ। बिल्कुल ऐसे ही कि किस तरह जस्टिस मलिक क़यूम को सैफुर रहमान और शहबाज शरीफ फ़ोन करके बेनज़ीर भुट्टो साहबा और आसिफ अली जरदारी को सज़ाएँ जो हैं वो दिलवाई गई। ये ऑडियो केसेट जो हैं ये तो सब सुन चुके हैं बार बार, अब ये तारीख़ का हिस्सा हैं। और दूसरा ये है कि जो इत्तेसाब का पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तान की सियासत में जो शिकार हुए हैं असल, और जिसने सबसे ज़्यादा सज़ा काटी है वो शरीफों की सज़ा जो है सैफुर रहमान का जो इत्तेसाब था उसकी आसिफ अली जरदारी ने काटी है। या उसके बाद जला वतनी की आप बात करते हैं नवाज शरीफ साहब की, ये तो खुद साख्ता जला वतनी है। असल जला वतनी तो इनकी वजह से इनके दौर में और उनसे पहले जो दौर था वो तो बेनज़ीर भुट्टो साहबा ने जो है वो जला वतनी जो है वो काटी है। तो इनका तो जो सज़ा है, जेल है, वो भी आसिफ जरदारी के मुकाबले में कुछ भी नहीं है। इन्होंने तो उस तरह जेल देखी नहीं जिस तरह जेल के इनके दौर के अंदर तो उसकी आसिफ अली जरदारी की जो है वो आपको याद है कि पंजाब के एक पुलिस अफसर को वहाँ IG लगाया गया था और उनकी जो है वो ज़बान काटने की जो है, गला काटने की जो है वो कोशिश जो है वो की गई थी। तो इस तरह असल जो मैं समझता हूँ जो मज़ालम आसिफ अली जरदारी ने नवाज शरीफ साहब के दौर में बर्दाश्त किया, और दूसरा पीपल्स पार्टी नून लीग की करप्शन को बेनकाब नहीं कर सकी। शफीक साहब देख रहे हैं आपकी तरफ, असल बेनकाब किया है PTI की हुकूमत ने आकर, PTI की क़यादत ने जो है शरीफ फैमिली की करप्शन को बेनकाब किया। राना साहब, मुझे इनके एक जुमले पे एतराज़ है। इन्होंने कहा शरीफों ने जो पीपल्स पार्टी के साथ किया, इंतकाम लिया, ये भाई नवाज शरीफ ब्रदर्स का है ना, शरीफ तो आप भी हैं। अच्छा, मेरे में भी शक है आपको? नहीं देखे ना, वो शरीफों को नहीं, शरीफ फैमिली की। सलमान साहब, जो बिलावल ने आज कहा और खालिद क़यूम साहब ने जो नैरेटिव डेवलप किया, मेरा आपसे सवाल ये कि क्या सियासत में इखलाकियात कहीं स्टैंड करती हैं? आप अभी कुछ दिन पहले दोनों हाथों में हाथ डाल के और मरियम और आप नारे लगा रहे थे। आप अभी कुछ दिन पहले शेर आवे का उस पर नारे लगा रहे थे और अचानक फिर आपके पेट में दर्द शुरू हो गया। तो ये इखलाकियात कहाँ स्टैंड करती है सियासतदानों की? देखिए, एक तो सियासत जो है ना वो बुनियादी तौर पर मकाफात अमल का खेल है। कल के दोस्त आज के दुश्मन, आज के दुश्मन कल के दोस्त, ये हमने अपनी पॉलिटिक्स में देखा है। लेकिन मसला ये है कि हमारी सियासी जमातें जिस अंदाज से यू टर्न लेती हैं और जिस अंदाज से अपने मौक़िफ़ के खुद ही कॉन्ट्रडिक्ट करती नज़र आती हैं, यानी अभी अंदाज़ा लगाइए ना, ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और PMLN इस मुल्क के अंदर जमहूरी जद्दोजहद लड़ने के लिए एक थे। बिल्कुल। अब कह रहे हैं कि चोर डाकू हैं और अब कह रहे हैं कि जनाब ये एक दूसरे के लिए नागुज़ीर है। आपको याद है बिलावल भुट्टो साहब ने और
तारी साहब ने नवाज शरीफ साहब के बारे में हिंदुस्तान के तनाजुर में क्या कहा था, बहुत कुछ कहा। कश्मीर के बारे में क्या, कश्मीर में भेजने के बारे में क्या कहा था, मोदी का यार किसने कहा था। अब यही पीपल्स पार्टी PMLN थी जो कहती थी कि पीपल्स पार्टी करप्ट हो रहा है। यही शहबाज शरीफ कहते थे कि उनका पेट फाड़ के हम चीजें सिक्योरिटी थ्रेट भी कहते थे मोहतरमा को। सिक्योरिटी थ्रेट। सवाल ये है कि जब पॉलिटिक्स में आपके कोई प्रिंसिपल नहीं है और आपके सिर्फ एक ही प्रिंसिपल है, वो प्रिंसिपल है कि इक्तदार की पॉलिटिक्स किस तरह से हासिल करनी है। अभी यहाँ मुकाबला PMLN और पीपल्स पार्टी के दरमियान हो रहा है ना। अगर PTI होती तो आज वहां 133 का नक्शा कुछ और होता। अब मसला ये है, ये जितनी मर्जी तनकीद कर लें, फिर लोग इनसे पूछते हैं कि भाई आज आप ये कह रहे हैं, कल आप उनके साथ बैठे हुए हैं। अच्छा, अगर ये इतने ही सिक्योरिटी रिस्क है तो आप इनके साथ पार्लियामेंट के अंदर क्यों बैठते हैं? एक सवाल पैदा हो जाता है। असल मसला ये है कि जो इमरान खान साहब की पॉलिटिक्स जनरेट हुई है ना, वो दोनों पार्टियों को डाइजेस्ट नहीं हो रही। दोनों पार्टियां ये कहती हैं कि हमने अपनी बंदर बांट की हुई थी पॉलिटिक्स में, इमरान खान बीच में से कहां से आ गया, उनका इख्तिदार कहां से आ गया। पहले दोनों ने कोशिश की कि किसी तरीके से इमरान खान को निकाला जाए। अब इमरान खान निकले नहीं है तो अब पीपल्स पार्टी कहती है PMLN का सफाया किया जाए, PMLN कहती है पीपल्स पार्टी का सफाया किया जाए। तो बात यह है कि ये कोई असूली लड़ाई नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ इक्तदार के अंदर अपनी पॉलिटिकल स्पेस की हसूल की लड़ाई है, जिसमें ना पीपल्स पार्टी के कोई असूल है, ना जिसमें PMLN के असूल है। अभी कोई बैठ के इनको कहे ना कि आप दोनों इकट्ठे हो जाएं और हम आपको इक्तदार में शेयरिंग करने लगे, आप देखिए किस तरह से ये दोनों एक दूसरे के साथ गले मिलते हुए आपको नजर आएंगे। बिल्कुल साहब, बिल्कुल असर मुजाज ने बिल्कुल ठीक कहा कि भाई पीपल्स पार्टी जो है इस किस्म की अखलाकी गिरावट में नहीं आती। वीडियो ऑडियो ये हम उनको क्रेडिट देते हैं उनको हमेशा। उन्होंने चाहे वो उन पे इल्ज़ाम हों करप्शन के, बाकी चीज़ों के, लेकिन अखलाकी गिरावट का भी मुजाहरा नहीं किया। और इसमें बेनज़ीर भुट्टो और जुल्फ़िकार भुट्टो की तरबियत है। मेरा सवाल है कि पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून की जो अपना लव एंड हेट रिलेशन, इसकी तान कहाँ और कब टूटेगी? इसमें एक थोड़ा सा सवाल और ऐड कर लें। जो बिलावल साहब ने IMF के बारे में बड़ी तनकीद की है और लगता है शायद बिलावल साहब इस जब हुकूमत में थे तो ये IMF के अलावा किसी और बैंक से पैसे लेते थे। अच्छा, तो उसमें मैं आपको पहले मैं IMF का ज़्यादा दिलचस्प वर्ल्ड बैंक से लेते। मैं अपनी बात बाद में करता हूँ। अली गौहर बलोच साहब है, मैंने हैं वो नून लीग से हैं, वो हैं, मैंने कहा ज़रा उनका वर्शन ले। गौहर साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। अच्छा सर, हम बात कर रहे थे कल बिलावल भुट्टो साहब ने नाम लिए बगैर मुस्लिम लीग नून पे बड़ी तनकीद की और उनका कि मोहतरमा को चोर कहने वाले आज खुद सर्टिफाइड चोर साबित हो रहे हैं। और ये जो ऑडियो वीडियो इश्यूज चल रहा है उसके ऊपर भी उन्होंने बड़ी तनकीद की। तो क्या ये समझा जाए कि वो जो एक तासुर बन रहा था कि PDM में पीपल्स पार्टी और नून लीग फिर करीब आ रहे हैं, वो कुछ थोड़ा सा लगता है कल की तकरीर के बाद थोड़ा सा शेक हुआ है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, इसमें 2-3 पहलू हैं इस बात का। पहली बात तो ये है कि हम जितनी भी ऑपोजिशन की पार्टीज हैं, हम वो पार्टीज हैं जो पॉलिटिकली एक दूसरे के मुकाबले में इलेक्शन कॉन्टेस्ट करती हैं। दूसरी गुजारिश ये है कि जब हम इलेक्शन कॉन्टेस्ट करते हैं तो जाहिर है वहां पर तिंद और तेज बातें भी होती हैं। और आजकल आपको पता है कि 133 में चूंकि बाई इलेक्शन हो रहा है तो उस हवाले से मुख्तलिफ पोलिटिकल पार्टीज की लीडरशिप जो है वो जरा अग्रेसिव बयान देते हैं, क्योंकि उन्होंने अपने जो वोटर्स होते हैं, सपोर्टर्स होते हैं, उनको भी थोड़ा सा फेस करना होता है। तो लिहाजा आपको पता है कि उनका स्टाइल जारहाना होता है, तो फिर वो लीडरशिप नहीं सर, ठीक है, मैं आपकी बात काट रहा हूँ, आई एम सॉरी, लेकिन ये बताएं कि जो जलसा KPK में हुआ उसका तो NA-133 से कोई ताल्लुक नहीं था ना। और बिलावल साहब तो NA-133 के किसी जलसे से खिताब नहीं कर रहे थे ना, वोटर से एड्रेस कर रहे थे। नहीं, वो एक तरीका होता है ना, क्योंकि मैंने बताया ना कि बाई इलेक्शन हो रहा है। मेरी आपने बात मुकम्मल अगर होने दें तो मैं आपको सारी तफसील उसी तरह में आ रहा था। मैं गुजारिश ये कर रहा था कि चूंकि इस वक्त बाई इलेक्शन हो रहा है लाहौर में, वहां से जो PTI है वो तो भाग गई है बड़ा टेक्निकल तरीके के साथ। उसने जब अपना ये इस हल्के की सूरत हाल पोलिटिकली देखी है और उन्होंने सोचा कि शायद इधर से इलेक्शन चुराना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि पहले ऑलरेडी डस्का में और सियालकोट के इलेक्शन में उनको सर्टिफाइड वोट चोर का जो है वो सर्टिफिकेट हमने नहीं, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने छुपाया। तो गुजारिश ये है कि आप पीपल्स पार्टी वाले, आप पीपल्स पार्टी की लीडरशिप किसी जलसे में कोई नारा लगाएगी तो उसका वोटर सपोर्टर राजी होगा। ठीक है, ठीक है, ठीक है, लेकिन मुझे सिर्फ एक बात बताइए कि जो वीडियोस आ रही हैं मुस्लिम लीग नून की, अगर हम इनको ये आपकी बात मान लें कि वो ठीक नहीं है, तो वो वीडियोस जो आप पेश कर रहे हैं उनको ठीक मान लें, जो आप वाली वीडियोस मान लें ठीक और ये वाली को गलत मान लें? देखें, जो पहली बात भी मैं थोड़ी सी मुकम्मल कर लूं, जो बिलावल साहब वाली आप बात कर रहे हैं,
और अब मैंने आपको कहा है कि हम ऑपोजिशन के प्लेटफॉर्म पर इकट्ठे हैं, और ये एक अलग बहस है, वो आपके पास टाइम कम है कि आपने देखा नहीं कि यूसुफ रजा गिलानी साहब जब ऑपोजिशन लीडर बने तो बाप पार्टी के वोट ले लिए। हमारा तो पीडीएम के प्लेटफॉर्म पर मौकफ ही यही है सही। कि ये एक आइन और कानून की बहाली की जंग है, ये एक जद्दोजहद का नाम है, और उसके लिए कोई जाहिर है मतलब वही पॉलिटिकल पार्टी जो है वो एफर्ट कर सकती है सही, जिसकी बिल्कुल ठीक है। आवाम में रूट्स हो, और जो लोग जो पॉलिटिकल पार्टी इस रास्ते पे नहीं चलेंगी बिल्कुल वो ठीक। सिर्फ फिर हमेशा एस्टेब्लिशमेंट की मैं आखिरी सवाल का मैं आपसे माजरत चाहता हूं क्योंकि प्रोग्राम में हम मैं चाहता हूं जल्दी जल्दी चीजें कर ले। आखिरी सवाल है ये वैसे ही जैसे आपने कहा कि बाप का वोट ले लिया यूसुफ रजा गिलानी साहब ने, तो यूसुफ रजा गिलानी साहब आप जैसे कह रहे हैं आप जमहूरियत के इस्तेकाम के लिए, तो यूसुफ रजा गिलानी साहब के खिलाफ काला कोट पहन के नवाज शरीफ साहब क्यों चले गए थे जब वो प्राइम मिनिस्टर थे, और जमहूरियत के खिलाफ खुद क्यों खड़े हो गए थे? देखिए मैंने ये कहा है कि हम वही पार्टीज है ना, इस तरह से तो अगर हम गिनवाने लगे हम आपको 1000 इनकी ज्यादतियां गिनवा देंगे, लेकिन एक एजेंडे पे तमाम ऑपोजिशन पार्टी इकट्ठी हैं कि 2018 का इलेक्शन पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा दानिशुदा इलेक्शन था, और इस इलेक्शन के मार्जे वजूद में ये जो सिलेक्टेड गवर्नमेंट। शुक्रिया अली गौर साहब, बहुत शुक्रिया हमसे बात कर रहे थे। अच्छा सलमान भाई, सवाल पूछा था, आइए मैं पहला। सलमान भाई मैं आपको दिलचस्प बात बताऊं, देखिए वैसे तो बच्चे गैर सियासी होते हैं लेकिन बिलावल साहब किसी हद तक गैर सियासी नहीं है, लेकिन मुझे दुख होता है कि बच्चों की याददाश्त बड़ी मजबूत होती है। अभी प्रोग्राम से पहले मुझे तुम कह रहे थे बादाम खाया करो, तो मेरी याददाश्त कमज़ोर है, लेकिन मेरी तो एक एज फैक्टर भी है। बिलावल साहब ये क्यों भूल जाते हैं कि IMF के पास सबसे ज़्यादा पीपल्स पार्टी गई, 9 बार गई, और जुल्फ़कार अली भुट्टो साहब से शुरू होके मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो तक ये बार बार IMF के पास गए, बार बार IMF से बेल आउट पैकेज लेते रहे, और तारीख का सबसे बड़ा बेल आउट पैकेज 4.9 समथिंग बिलियन जो है वो पीपल्स पार्टी ने लिया था। तो मुझे हैरत होती है इन लोगों के ऊपर कि ये किस तरह आवाम को बेवकूफ़ बनाते हैं, किस तरह धोखा देते हैं, किस तरह झूठ बोलते हैं, और किस तरह बिलावल साहब ने कल के जलसे में IMF का नाम लेके इतना चीखो पुकार की, और अपने बुक्कल के अंदर छुपे हुए चोर को नहीं देखा उन्होंने, वो इस तरफ चल पड़े कि किसी तरह मैं पॉइंट स्कोरिंग कर लूँ। खालिद साहब आई एम सॉरी, मतलब अगर मेरी बात जरा सख्त हो गई। फरमा रहे हैं कि सबसे ज्यादा जो है वो पीपल्स पार्टी IMF के पास गई, और अभी ये जो पिछले 10 साल थे इसमें सबसे ज्यादा जो बरूनी कर्जे लिए गए वो 34 अरब रुपए तो नून लीग के दौर में लिए गए, और 15 अरब डॉलर जो है वो पीपल्स पार्टी के दौर में लिए गए। PTI की हुकूमत ने अभी उतने उनके मुकाबले में जो है वो गैर मुल्की कर्जे नहीं लिए। बिल्कुल ठीक है। एक ब्रेक ले रहे हैं जी, ब्रेक के बाद आते हैं और मौलाना फजलुर रहमान मेरे शफीक अवान के हरदिल अजीज़ रहनुमा और सलमान के हरदिल अजीज़ टॉपिक, और खालिद साहब के जिसे कहते हैं ना कि थोड़ा सा वो रखते हैं मौलाना फजलुर रहमान के लिए, तो उन पे बात करेंगे, और सख्त नाराज़ हैं, और 6 दिसंबर को वो बड़े तड़ियाँ छड़ियाँ हैं, उस पर बात करते हैं एक ब्रेक के बाद। जी वेलकम बैक, और हम बात करेंगे रोज़नामा दुनिया में इस्लामाबाद से तारिक अजीज़ साहब हैं, उनकी एक स्टोरी छपी है, और उसमें उन्होंने कहा कि PDM का जो है वो ख़तरे में है। 6 दिसंबर को जो इजलास है उसमें मौलाना ने बहुत सख्त शराइत जो हैं वो रखी हैं, और नून लीग से उन्होंने का इस्तीफ़ों का मुतालबा किया है, और बहुत सारी चीज़ें हैं। शफीक साहब ऐसे फिर ना ही समझी जाए। देखिए मौलाना साहब पिछले जो इनका हुआ था इजलास उसी में ना वो उखड़े हुए थे, वो उन्होंने कहा मैं बस की सरबराही छोड़ देता हूँ। नवाज शरीफ ने कहा नहीं आप सरबराह रहेंगे, और एहसन इकबाल साहब वो हमेशा वो प्रोवोकिंग बात करते हैं, वो पंजाबी कहते हैं ना वक्खी जो बोलते हैं, वो प्रोवोक हो गए कि मैं छोड़ देता हूँ। इस पर काफ़ी ले दी, और नवाज शरीफ ने कहा नहीं आप ही कंटिन्यू करेंगे। अब पल्ले ने तेला कर दी मेला
मौलाना फजल रहमान साहब कहते हैं फौरी इस्तीफे दें, इस्तीफों के बगैर लॉन्ग मार्च को नहीं होगा, उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। यानी उनका स्टेक में कुछ नहीं है। और किसको कह रहे हैं, जो अपना दूसरी बड़ी पार्टी है पार्लियामेंट में, तो वो एहसन इकबाल ने यही कहा कि हमने अपने वोटरों को देखना, आगे इलेक्शन आ रहा है, हमने उससे स्ट्रेटजी बनानी है। तो मौलाना साहब ने कहा कि आप डेविएट कर रहे हैं जो हमारा लाइन ऑफ एक्शन है। फिर ये उन्होंने बात जो शुजा साहब कह रहे हैं मिट्टी पाओ, उन्होंने मिट्टी पाओ को 6 दिसंबर तक बात टाल दी, लेकिन यहाँ बात टलेगी नहीं। जो अपना JUI के लोग हैं वो कहते हैं हम हर हाल में ये जो हमारा एजेंडा जिस पर हम तय किया था कि हम इस्तीफे देंगे और फिर होगा, हम उसी पे अपना स्टिक करेंगे, उसी पे हम रहेंगे। अब देखना ये है कि क्या मुस्लिम लीग नून उसको बाय करती है, और जो चीज़ें सामने आ रही हैं, मुस्लिम लीग नून को जो लोग जाएंगे वहाँ पे, उन्हें जो ब्रीफ कर दिया गया कि आपने गल टालनी है, गल आगे बढ़ानी है, तारीख पे तारीख। अब वो कहते हैं कि जी हम लॉन्ग मार्च, क्योंकि दिसंबर जनवरी फरवरी में वो मौसम ठीक नहीं होता, तो मार्च तक ले जाएंगे। अब मुस्लिम लीग नून कहती है कि बजाय हम अपनी सारी फोर्स, सारा वर्कर, सारा इन्वेस्टमेंट अपना उस पर लगाने, क्योंकि पैसा सारा लगना है नून लीग का, उसमें लगाने कि हम अगले इलेक्शन की तैयारी करें और उस लोगों को लोगों से रब्ता करें, और इस किस्म की एक्टिविटी का फ़ायदा कोई नहीं। लेकिन मौलाना एहतजाज जो है, वो मौलाना साहब का नाम तो मैंने मौलाना एहतजाज रख दिया है। मौलाना एहतजाज जो है वो कहते हैं नहीं, वो एहतजाज बने, उन्होंने कोई ना कोई शरारत उन्हें करनी है, तो वो इसी में हैं। अब ये भी जो तारिक साहब ने लिखा है कि हो सकता है कि ये 6 दिसंबर का इजलास जो है ये PDM के टूटने का सबब बने, अगर मौलाना साहब अड़े रहे और उन्होंने कहा कि मैं इस्तीफे दो। अब देखें ना कौन अहमद कह गया कि आप सेनेट से, कौमी असम्बली से, सूबाई असम्बली इस्तीफे दे दें, तो ये मुझे नहीं लगता कि ये दाल गलेगी मौलाना साहब। खालिद साहब, वो जो मट्टी पाओ तो रोटी खाओ वाला मामला होगा 6 को, या नून लीग ने कहा है कि जी ठीक है हम इस्तीफे दे देंगे, लेकिन पहले ग्रैंड अपोजिशन अलायंस बने, उसमें पीपल्स पार्टी भी शामिल हो और वो भी इस्तीफे दे, फिर हम देंगे? नहीं राणा साहब, ऐसे नहीं है। मसला ये है कि मौलाना फजलुर रहमान का नून लीग के साथ इस्तीफ़ों के मामले पर वही तनाज़ा जो है अब वो पैदा हो चुका है जो उनका पीपल्स पार्टी के साथ जो है पैदा हुआ था। और नून लीग जो पीपल्स पार्टी के साथ और मुत्तहिदा अपोजिशन के साथ इस्तीफों को जोड़ रही है, इसका मतलब ये है कि वो इस्तीफे देने के लिए तैयार नहीं है, इस पर आमादा नहीं हो रहे। और क्योंकि उसकी वजह यह है कि पीपल्स पार्टी तो पहले इस्तीफों के मामले पर ही जो है PDM से अलहदा हुई थी। हाँ, नून लीग जो है वो तो लॉन्ग मार्च के लिए भी तैयार नहीं है। नून लीग सिर्फ तैयार है कि वो इजलास में लॉन्ग मार्च की जगह, धरने की जगह, इस्तीफों के मामले की बजाय वो लाहौर के अंदर एक जलसे की तारीख जो है अब वो लेकर जा रहे हैं कि हम सिर्फ जलसा करने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि नून लीग का कोई भी बड़ा इकदाम जो है बगैर किसी इशारे के नहीं करना चाहती। और अभी उनके पास किसी तरफ से भी तमाम तर कोशिशों के बावजूद नून लीग को कोई इशारा ना शहबाज शरीफ साहब के ज़रिए मिल रहा है, ना किसी और ज़रिए के लिए मिल रहा है। तो इसलिए मुझे तो ये इत्तेहाद जो है इसका एक्शन रीप्ले होता हुआ नज़र आ रहा है, ये टूटता हुआ नज़र आ रहा है। या पहले जिस तरह पीपल्स पार्टी के और ANP के निकलने से इस इत्तेहाद की जो स्ट्रेंथ थी वो कम हुई थी, अब मज़ीद इसमें कमी आ सकती है। और बेलाखिर मौलाना को शायद मुझे लग रहा है कि सियासी जमातों की बजाय मजहबी सियासी जमातों का इत्तेहाद बनाना पड़ेगा। क्या जमात इस्लामी मौलाना पे यकीन करेगी? मजहबी जमातों के हवाले से मेरा सवाल है, क्योंकि जो मजलिस अमल के नाम पे मौलाना ने मजहबी जमातों के साथ किया, क्या वो भूल जाएंगे ये बात को? देखिए, पहली बात तो ये है कि पीपल्स पार्टी हो, PMLN हो या JUI हो, ये सारे बेचारे इशारों की सियासत के ऊपर सियासत करते रहे। अच्छा, तो इसलिए इशारे तो इनको कहीं से मिल नहीं रहे, तो इसलिए वो जो मुश्तरका लॉन्ग मार्च, मुश्तरका धरना, मुश्तरका इस्तीफे देना, मुश्तरका तौर पर हुकूमत को गिराना, उसमें तो कोई दाल नहीं गली। पहली बात तो ये। दूसरी बात ये, देखिए मौलाना साहब जो है वो इसी पुरानी तनख्वाह पे काम करेंगे। अच्छा, उसकी वजह मैं बताता हूँ कि मौलाना ये चाहते हैं कि अब 2022 में या 23 में जब भी इलेक्शन हो, वो PMLN के साथ एक इत्तेहाद बनाकर KPK के अंदर उतरे। ठीक है। और वो इंतखाबी इत्तेहाद बनाना चाहते हैं PDM के कॉन्टेक्स्ट में, और इसमें वो जमात इस्लामी को भी लाना चाहते हैं। अच्छा। और जमात इस्लामी को लाने के लिए उनकी सिराजुल हक से बातचीत भी चल रही है, सुना है। वो ये चाहते हैं कि एक ऐसा इत्तेहाद बन जाए जिसमें जमात इस्लामी भी हो, बाकी मजहबी जमातें भी हों, और PMLN की भी उनको हमायत हासिल हो, और वो फिर वहां पर जो है ना वहां पे जाए। इसी तरह से पीपल्स पार्टी ANP के साथ मिलकर कोई अलायंस वहां पे बनाना चाहती है। तो इस वक्त मौलाना की सियासत जो है वो अगले इंतखाबात के तनाजुर में हो रही है। कोशिश ये हो रही है कि अर्ली इलेक्शन हो जाए ताकि हमें कोई पॉलिटिकल स्पेस मिले। मौलाना धमकियां शमकियां देते रहेंगे। मुझे लगता है ये जो एहतजाज वाला, धरने वाला मामला ना, इसमें जब तक दो बड़ी सियासी जमातें PMLN या पीपल्स पार्टी साथ नहीं देंगे तो किसी एहतजाज का कोई फायदा नहीं है। आपको पता है
जब मौलाना तनहा होकर निकले थे लॉन्ग मार्च करने के लिए, तो उनको दोनों बड़ी जमातों ने सपोर्ट नहीं किया और वो ठुस हो गया। तो इसलिए मैं नहीं समझता कि मौलाना कोई ऐसी सोलो फ्लाइट खुद से करने की कोशिश करेंगे, और उनको सूट भी नहीं करती कि अगले इलेक्शन से पहले जो है वो अपने आप को PMLN के साथ किसी बड़े महाजराई के अंदर अपने आप को लेके चले। वो चाहेंगे कि PMLN के साथ वो कोलिशंस के तौर पर आगे बढ़े और मजहबी जमातों को साथ में। राणा साहब देखें, मुस्लिम लीग नून ने कितनी खूबसूरती से अपना एजेंडा टो किया है। पीस पार्टी NPA को निकाल दिया, अब मौलाना को ट्रक की बत्ती के पीछे लगा दिया है। मौलाना साहब का बस नहीं चलता कि वो अपने आप को नोचेंगे क्या करें, क्योंकि जिस पे तकिया था वही पत्ते हवा देने लगे। बिल्कुल। अब जैसे सलमान साहब ने कहा कि शायद कोई मजहबी अलायंस बन जाए, और देखिए मुस्लिम लीग नून जो है ना, सियासत उसका अगला इलेक्शन है, और उसमें जो आलमी कुव्वतें हैं वो नहीं चाहेगी कि वो अपना मजहबी जमातों के साथ अलायंस में लेके आए। इससे जो इंटरनेशनल दूसरा चेहरा है ना, दो तीन चेहरे, वो मुतासर होगा। तो आप क्या समझते हैं कि अगला इलेक्शन जो है उसमें कोई मजहबी जमातें लादा अलायंस में आएंगी या नून के साथ जाएंगी, या क्या बनेगा? या इसमें TLP को भी जरा शामिल कर दें। पहली बात तो ये कि सलमान ने जो बात की कि मौलाना KPK में चाहते हैं कि उनको एक अलायंस मिल जाए। पीपल्स पार्टी को हम ये क्रेडिट देंगे कि वो एक पॉलिटिकल डेमोक्रेटिक जमात है, और किसी हद तक खालिद ऑन रिकॉर्ड, आप दुरुस्त फरमाएं। ऑन रिकॉर्ड सर, मैं देखे, आप याद रखिएगा ये बात मैंने कही है। अच्छा, उसमें याद करवाएंगे 133 के नतीजे के बाद कराएंगे याद, ठीक है। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ उन्होंने क्या किया है, उन्होंने अब एकदम KPK में अपना जोर बढ़ाया, कल बड़ा जलसा कर दिया, और वो स्पेस जो मौलाना फजलुर रहमान लेना चाह रहे थे वो उन्होंने कल खत्म कर दी, और उन्होंने अपनी जगह वहां पे मुस्तहकम कर दी। एंड थैंक्स टू PTI भी, कि उन्होंने PTI ने उस जलसे को बनाने में बड़ा किरदार अदा किया। पहले कहा जी नहीं जी इजाज़त मिलेगी, वो ज़रा माहौल बनता है ना उससे, वो माहौल बना के, और पीपल्स पार्टी ने एक बड़ा जलसा कर दिया। तो मौलाना की फ्रस्ट्रेशन ये है कि उन्हें KPK में भी जगह नज़र नहीं आ रही अपने पैर रखने की, और PDM इस वक्त एक ऐसी हवेली है जिसे अंदर से लूटा जा चुका है, अंदर के दरवाजे ख़त्म हो चुके हैं, वाशरूम टूट चुके हैं, सहन तबाह हो गया है, सिर्फ बाहर ताला लगना है। और मुझे ऐसा लगता है कि 6 दिसंबर को ताला लगेगा, और मजलिस अमल में मौलाना फजलुर रहमान ने दीनी जमातों के साथ जो किया वो कभी नहीं भूलेंगे। ये मेरी बात याद रखिए। मौलाना को एक और बड़ी मायूसी होने वाली है। आज कल KPK के अंदर लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शन शुरू हो रहे हैं, आपको पता चल जाएगा कि मौलाना KPK इलेक्शन में कहाँ खड़े होते हैं। बिल्कुल ठीक है। अच्छा सर, अब आ जाए हम, बड़ा अहम टॉपिक है। कल फवाद चौधरी साहब ने जो मीडिया को ब्रीफिंग दी, उसमें उन्होंने कहा कि EVM के बगैर इलेक्शन के लिए फंड्स नहीं देंगे हम इलेक्शन कमीशन को, और उन्होंने कहा कि एक अरसे से हम इस पे जोर लगा रहे हैं कि भाई EVM पे इलेक्शन होने, और जब मुश्तरका पार्लियामेंट में भी ये बात तय हो गई तो उसके बाद जो है गुंजाइश नहीं रही कि अब इसमें इफ एंड बट्स की कोई गुंजाइश नहीं रही। तो दूसरी जानिब इलेक्शन कमीशन की जरूरत को देखें कि उन्होंने कहा कि जी कोई गुड्डे गुड्डी का खेल नहीं है कि जनाब EVM पे हो जाए। तो क्या 5 साल तक तनख्वाहें लेना, सरकारी पेट्रोल इस्तेमाल करना, इस गरीब आवाम के खून पसीने की कमाई के ऊपर ऐश करना, और इन गरीब आवाम के खून पसीने की कमाई के ऊपर एयर कंडीशन कमरों में बंगलों में रहना, गाड़ियों को इस्तेमाल करना, ये गुड्डे गुड्डिया का खेल है? देखिए बात यह है कि जब पार्लियामेंट ने इलेक्टोरल रिफॉर्म्स कर दिए हैं और EVM की मंजूरी हो गई है, उसके बाद इलेक्शन कमीशन का इस तरह से फरीक बनना ये कम से कम समझ से बाहर आता है। आपको मालूम है ना, उन्होंने कमेटियां बना दी हैं 3। अब ये कमेटियां सिर्फ कमेटियां तो ना खेले ना, किसी रेजोल्यूशन की तरफ जाएं। अभी आप देखें ना, ये जो NA 133 का इलेक्शन हुआ है, इसके अंदर जो वीडियोस आई हैं, इससे पहले जो हमारे इलेक्शन के रिफॉर्म्स के अंदर कुछ भी नहीं हो सका जिस तरह से चीजें होनी चाहिए। तो मुझे लगता यह है कि बिला वजह एक हाइप को क्रिएट करना, और बिला वजह आप एक ऐसे इशू को बहुत ज्यादा पॉलिटिसाइज करें और ये साबित करने की कोशिश करें कि शायद कोई हुकूमत का एक इंटरनल कोई एजेंडा है EVM के कॉन्टेक्स्ट में। मैंने पहले भी कहा था, ये हुकूमत जिस वक्त इलेक्शन होंगे ना, याद रखिएगा, ये हुकूमत नहीं होगी, यहाँ एक निगरान हुकूमत होगी, और निगरान हुकूमत की निगरानी में इलेक्शन होने हैं, और साथ साथ इलेक्शन कमीशन ने इलेक्शन कंडक्ट करवाने हैं। वो इलेक्शन कमीशन जिसने डस्का की रिपोर्ट जारी की है। तो सवाल यह है कि EVM कौन चलाएगा? इमरान खान साहब ने आके चलानी है EVM, या फवाद चौधरी साहब ने चलानी है? भाई ये EVM तो आपके इलेक्शन कमीशन ने चलानी है। आप बिला वजह उसके अंदर एक ऐसी महाजराई पैदा कर रहे हैं जिसका मतलब यह है कि पूरे इंतखाबी प्रोसेस को आगे मुतनाज़ा बनाया जाए। आपके इस गर्मा गर्म बात में भूल गया कि इस पे एक रिपोर्ट है, मैं वो शेयर करना चाह रहा था, पहले वो शेयर करूं, फिर मैं शफीक साहब आपकी तरफ आता हूं और आपसे मैं बात करूंगा सर कि दी न्यूज़ में मोहम्मद सरवर साहब का कालम है इलेक्टोरल रिफॉर्म्स, वो भी इसी हवाले से है। तो वो क्या रिफॉर्म्स है, एक रिपोर्ट देखते हैं जी। जो हुकूमत है वो इलेक्शन कमीशन को तभी फंड इलेक्शंस के लिए दे सकेगी
जब वो इलेक्शंस ईवीएम के ऊपर होंगे। वफाकी वज़ीर इत्तलात और नशरियात चौधरी फवाद हुसैन ने वाज़ेह किया है कि ईवीएम पर इलेक्शन होने पर ही इलेक्शन कमीशन को फंड्स मिलेंगे। इलेक्शन कमीशन को चाहिए आइंदा इंतखाबात इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पर कराएं। वफाकी काबीना ने लाहौर में सामने आने वाली वीडियोस पर तशवीश का इजहार किया है। साबिक चीफ जज गिलगित बल्तिस्तान के बयान हल्फी के मामले पर वफाकी वज़ीर इत्तलात और नशरियात चौधरी फवाद हुसैन का कहना था कि राना शमीम कह रहे हैं कि उनका बयान हल्फी लॉक में है। ऐसा लगता है कि बयान हल्फी नवाज शरीफ के जरिए अखबारात तक पहुंचा। राना शमीम वाइस प्रेसिडेंट PMLN कह रहे हैं कि अपना ये एफिडेविट ही मेरा नहीं है। लग यूं रहा है कि एफिडेविट जो है वो नवाज शरीफ साहब के जरिए इस अखबार तक पहुंचा। जुडिशरी के खिलाफ और फौज के खिलाफ एक कैंपेन PMLN ने स्पॉन्सर की, जिसमें कुछ मीडिया के लोग भी शामिल हैं। उन्होंने कहा कि सवाल ये है कि लॉक बयान हल्फी शाया कैसे हुआ। अदलिया और फौज के खिलाफ मुहिम नून लीग ने स्पॉन्सर की। उम्मीद है अदालत इस पर कार्रवाई करेगी। उम्मीद है अदालत इस पर कार्रवाई करेगी जी। और फाफन के साबिक सरबराह सरवर बारी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। भाई साहब, कल आपने भी देखा कि फवाद चौधरी साहब ने कहा है कि ईवीएम को फंड जारी होंगे, वो इलेक्शन कमीशन को फंड जारी होंगे अगर वो ईवीएम पे इलेक्शन कराएगी। देखिए, ये तो अब कानून का हिस्सा है कि इलेक्शन कमीशन को अगले इंतखाबात के लिए जो है वो ईवीएम का इस्तेमाल करना है, और जो बैरून मुल्क हमारे पाकिस्तानी शहरी हैं उनको आई वोटिंग के जरिए या किसी और जरिए से उनको वोट का हक देना है। ये तो हमारे कानून का हिस्सा बन गया है, और हमारे आइन का हिस्सा भी है कि सारे शहरियों को वोट डालने का हक है जो उस कंडीशंस को पूरा करते हैं। जाहिर है इलेक्शन कमीशन जो है वो उसने 2021 दिसंबर में ईवीएम और जो आई वोटिंग है उसके लिए फिजिबिलिटी रिपोर्ट तैयार करनी थी उनके अपने स्ट्रेटेजिक प्लान के मुताबिक। तो क्योंकि उन्होंने पायलट ही नहीं किया। अच्छा सर, ठीक है, लेकिन जो इलेक्शन कमीशन का लहजा है सर, वो किसी तरह भी आप समझते हैं कि एक ज़ैली इदारा जो है वो इस तरह बात कर सकता है? मेरा अपना ख्याल है कि माजी में जिस तरह की बयानबाजी रही है, अगर उसकी बुनियाद पर हम कोई आगे गुफ्तगू चलाएं तो उससे यही लगता है कि गालिबन इलेक्शन कमीशन के अंदर टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करने के लिए कोई रेजिस्टेंस मौजूद है, और उसका ज़हार गाहे बगाहे होता रहता है, जो कि मैं समझता हूँ कि नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो तो इलेक्शन कमीशन ने प्रॉमिस किया हुआ है, और सुप्रीम कोर्ट ने भी जो 2000 की एक पिटीशन थी उसके तहत सुप्रीम ECP को किया था, डायरेक्ट किया था कि वो ओवरसीज पाकिस्तानीज के लिए जो। बहुत शुक्रिया सरवर बारी साहब। शफीक साहब, जो आज द न्यूज़ में मोहम्मद सरवर खान साहब का कालम है वो भी इसी पे ही है, और उन्होंने भी इसी बात पे जोर दिया है कि भाई रिफॉर्म्स होनी चाहिए, इस पे इत्तफाक राय होना चाहिए, और जब तक जमहूरियत और इंतखाबी इस्लाहात का बाहमी ताल्लुक़ नहीं होगा जमहूरियत मजबूत नहीं होगी। बिल्कुल उन्होंने ठीक यही कहा। हम भी यही हमें कहते रहे कि आप जो इलेक्टोरल रिफॉर्म लेके आएँ ये म्यूचुअली लेके आएँ, ताकि एक बार ये तय हो जाए कि भाई इलेक्शन की शफाफियत पर जो हमेशा आज रात को इलेक्शन ख़त्म होता है और सुबह शुरू हो जाता है कि धांधली हुई है। बिल्कुल उन्होंने ठीक पॉइंट आउट किया। फिर अब मैं आऊँगा उस पर ना फवाद चौधरी साहब पे। ये फवाद चौधरी साहब ने बयान नहीं दिया कि EVM पे नहीं कराएंगे तो हम अपना फंड नहीं देंगे, ये पार्लियामेंट ने कहा। बिल्कुल बिल्कुल, ये जॉइंट पार्लियामेंट के सेशन में कानून आया है, और वो इलेक्शन कमीशन कहता है कि हम जवाबदेह नहीं है। भाई सब इदारे पार्लियामेंट को जवाब दिए हैं, इवन जुडिशरी पार्लियामेंट को जवाब दे, ये मत कहें। और ये इस किस्म की कंट्रोवर्सी क्रिएट करना होता है, ये काम होता है अपोजिशन का। अगर हुकूमत को अपना एजेंडा लेके आती है, कानून से लेके आती है, ये इसको कंट्रोवर्शियल बनाना, क्रिटिसाइज करना काम होता है अपोजिशन का। इदारों का काम नहीं होता। इदारे बाउंड हैं, जो पार्लियामेंट कानून पास करेगी उसके मुताबिक उस पर अमल करने। बिल्कुल ठीक है। अच्छा सर, रोज़नामा जंग का इदारिया है आज ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का मुआशी हिस्सा और ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का जो कंट्रीब्यूशन है उसके हवाले से इसमें बात की गई है, और उन्होंने कहा कि अंदरूनी तौर पर मुआशी हिकमत अमली को मजबूत बनाना होगा। वो तो भेजते ही हैं बाहर से, लेकिन हमें अंदर से भी तो कुछ बेहतरी करनी होगी ना। देखिए राणा साहब, इस वक्त पाकिस्तान की मीशत के अंदर जो सबसे बड़ा शेयर हमें नज़र आता है, जिसकी बुनियाद पर हमारी इकानमी जो है वो सरवाइव कर रही है, शदीद दबाव का शिकार है। और दबाव का शिकार क्यों है? दबाव का शिकार इसलिए है कि माजी की हुकूमतों ने इतने बड़े पैमाने पर गैर मुल्की कर्जे हासिल कर लिए हैं कि जिनकी अदायगी जो है वो मुश्किल हो रही है, और जिसकी वजह से करंट अकाउंट खसारा पहले 4 माह के दौरान ही जो है 5 अरब
30 करोड़ डॉलर तक जो है अब वो पहुंच चुका है। उसमें सबसे ज़्यादा हमारे जो राणा साहब बरामदात हैं उनसे भी ज़्यादा जो है 30 अरब डॉलर जो है पिछले एक माली साल के दौरान ओवरसीज पाकिस्तानियों ने पाकिस्तान भिजवाए हैं, जिससे हमारे ज़र मुबादला के जो ज़खायर हैं और ज़रूरियात पूरी हो गई। बड़ी मेहरबानी जी। आज के प्रोग्राम का नाज़रीन वक्त ख़त्म हो रहा है। जाते हुए एक खबर शेयर कर दूं कि सदर मुमलिकत जनाब आरिफ अलवी साहब जर्नलिस्ट प्रोटेक्शन बिल पे दस्तखत करने जा रहे हैं और इस बिल में सहाफ़ियों को तहफ़्फ़ुज़ दिया जा रहा है, मुकम्मल यहाँ तक दिया जा रहा है कि अगर उनकी ज़िंदगी को ख़तरा हो तो उन्हें सेफ़ हाउसेज़ में भी रखा जा सकता है। धमकियाँ, उनके हवाले से जो मुश्किल मसाइल हैं, उनके जॉब सिक्योरिटी, इस पे सारे पे बात होगी और ये बिल मैं समझता हूँ कि सहाफ़ियों को एक आज़ादाना अंदाज में काम करने का बेहतरीन मौका फराहम करेगा। कल मुलाकात होगी, अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।